हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे कृषि कानून के बारे में। कृषि कानून में क्या क्या नए कानून आए हैं, 3 नए कानून के बारे में, उनका विरोध क्यों हो रहा है, जिनके लिए ये कानून बनाया गया है किसान, वो सभी भाई किसान भाई क्यों विरोध कर रहे हैं इसका। तो चलिए पहले कानून के बारे में पढ़ते हैं, क्या है कानून, उसके बाद हम इसके विरोधाभास के बारे में पढ़ेंगे, क्यों विरोध हो रहा है और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में क्या कह रही है, अर्थशास्त्री क्या कह रहे हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला कानून है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य कानून 2020। ये जो पहला कानून हमने पढ़ा, इस कानून में सरकार ने ये प्रावधान दिया है कि जो किसान है वो अपनी उपज, अपनी जो भी फसल उसकी पैदावार हुई है, एपीएमसी मंडी के बाहर भी, कहीं भी, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में जाके बेच सकता है। वो अपने राज्य में बेचने के लिए बाध्य नहीं। यह प्रथम कानून है। अब हम बात करते हैं कि इसका क्या क्या बेनिफिट हो सकता है किसानों को, गवर्नमेंट क्या कह रही है इस कानून को बनाने के पीछे। तो पहली बात तो सरकार ये कह रही है कि किसान को एक दूसरा बड़ा मार्केट मिल जाएगा। एपीएमसी के बाहर भी वो बेच सकेगा, मंडियों के बाहर भी अपना जो भी उपज है वो बेच सकेगा, जिससे उसको बहुत बड़ी कीमत मिलेगी। बाहर जो भी व्यापारी बैठे हैं वो उसे बड़ी कीमत पे खरीदेंगे, ऐसा सरकार का कहना है। अब हम बात करते इस कानून में इस बात पर क्या विरोधाभास है, क्या विरोध है इस पर, भाई क्या बात हो रही है। अब जब गवर्नमेंट ने कह दिया कि हाँ भाई आप बाहर ले जाइए, ऊंचे दामों बेचिए, आपको बड़ी अच्छी वैल्यू मिलेगी, बहुत अच्छा मूल्य मिलेगा बाहर के मार्केट में। अब आप यूं समझिए, कोई व्यापारी, अगर आप वर्तमान की बात करें, कोई भी किसान अभी एपीएमसी में जो भी भाव चल रहा हो गेहूं का, और उसके बाहर किसी व्यापारी को ले जा करके अपना गेहूं बेचता है, तो क्या वो एपीएमसी रेट से, मंडियों के रेट से ज्यादा रेट में लेता है या उस रेट पे लेता है? बिल्कुल नहीं। प्रैक्टिकली आप देखोगे, अगर देखोगे मार्केट में जाके किसानों से बात करोगे, उनसे पूछोगे, तो वो जब अपना माल अगर मंडियों के बाहर व्यापारियों को देते हैं तो वो मंडी में जो रेट लिखा रहता है उससे कम रेट पर ही उस गेहूं को खरीदते हैं, ज्यादा रेट नहीं देते। लेकिन सरकार क्या कह रही है कि भाई वो अगर बाहर के मार्केट में बेचेगा तो उसको ज्यादा मूल्य मिलेगा अपनी फसल का। अरे ऐसा कभी हुआ है कि व्यापारी जो है वो सरकार समर्थित मूल्य से ज्यादा मूल्य पे खरीद करके किसान को माला माल कर देगा? अगर ऐसा होता तो हर किसान अरबपति खरबपति हो जाता, हर किसान अमीर हो जाता। कहने का मतलब, अब आप ये सोचो, छोटा किसान क्यों आत्महत्या करता है, क्यों वो कर्ज में डूब जाता है एक बार की फसल अगर खराब हो गई? भाई मंडियों से जो समर्थन मूल्य आता है उससे कम मूल्य पर व्यापारी लोग मार्केट में ले रहे हैं माल, ये होता है ऐसा। लेकिन सरकार कह रही कि नहीं, हमने बहुत अच्छा किया है, हमने एक दूसरा मार्केट खोल दिया है। अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, सरकार कहती है कि किसान कहीं भी जाके अपना माल बेच सकता है। अरे इतना पैसा नहीं है कि एक राज्य से दूसरे राज्य ले जा करके बेचे, अगर वहां पे व्यापारी ज्यादा रेट में भी ले रहा है तो क्या ऐसा पॉसिबल है? अरे किसान जो है वो एक बार तहसील ले जाकर के बेच दे, मंडी में ले जाकर के बेच दे, बहुत बड़ी बात है। आपको पता है हमारे देश में 7,000 मंडियां हैं, इससे ज्यादा मंडियों की डिमांड है। कम से कम 42,000 मंडियां चाहिए अभी भी, तब तो हर किसान अपना जो पैदावार है, उत्पादन है, वो वहां पे बेच पाएगा। मंडी में, मंडी तक वो पहुंच ही नहीं पा रहा है, और आप कह रहे हो कि वो दूसरे राज्य में ले जाकर के भी बेच सकता है। अरे जो किसान मंडी में नहीं पहुंच पा रहा है वो दूसरे राज्य चला जाएगा, और इतना किराया भाड़ा कौन देगा उसको? सरकार कह रही है कि नहीं, हम उसको ट्रांसपोर्टेशन में कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। सरकार ने कितनी मदद की अभी तक डीजल और पेट्रोल में, आप देख ही रहे हैं। तो आगे क्या मदद करेगी वो तो किसान जानते ही हैं और जनता भी जानती है। देखिए, ये बात हो गई कि विरोध क्यों हो रहा है, ठीक है। अब हमने ये समझ लिया कि भाई इस कानून में क्या विधेयक है कि भाई बाहर भी बेच सकता है, खुले मार्केट में बेच सकता है। एक और चैलेंज है इस बात पर, भाई एपीएमसी मंडी जो है उसके सामने बड़े बड़े पूंजीपति हैं हमारे देश में, बहुत बड़े बड़े पूंजीपति जब अपना दूसरा मार्केट खड़ा कर लेंगे और उस दूसरे मार्केट में वो क्या करेंगे कि लेते रहेंगे पैदावार, पहली बात तो ये। लेकिन आप ये समझो, एक जो बड़ा पूंजीपति होता है वो एक सेकेंडरी मार्केट कभी भी खड़ा कर सकता है, उसके पास इतना धन है कि वो बहुत जल्दी खड़ा कर लेंगे वो लोग, पूंजीपति लोग। इससे एपीएमसी मंडी के खत्म होने का खतरा है। एपीएमसी मंडी अगर बंद हो जाएगी
तो कैसे काम चलेगा फिर? भाई सरकार कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हम जो समर्थन मूल्य है वो भी खत्म नहीं करेंगे, पर किसान इस बात पर कैसे विश्वास करे? भाई जब एपीएमसी मंडी जो है, मंडियों के अस्तित्व पर ही खतरा पैदा हो जाएगा, जब इतने बड़े बड़े पूंजीपति एक दूसरा मार्केट अपना लेके बैठ जाएंगे, तो फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उस पर हम कैसे विश्वास करें? तो ये बात किसान कह रहा है सरकार से। सरकार कह रही है कि नहीं नहीं, हम समर्थन मूल्य बंद बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन किसान को उस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। कारण यही है कि पूंजीपति जो होता है बहुत स्ट्रांग होता है। देश के पूंजीपतियों से एक एपीएमसी मंडी जो है वो उनके सामने निर्बल हो जाएगी। जैसे आपने देखा होगा बीएसएनएल का हालत हुआ। बीएसएनएल भी तो गवर्नमेंट की थी। किसकी थी? गवर्नमेंट की थी। पर पूंजीपतियों के सामने जब उनकी कंपनियां आई तो वो नहीं टिक पाए। कुछ प्रमाण है इसके। अच्छा, सब्सिडी की बात करें अगर, तो गवर्नमेंट ने गैस में सब्सिडी बंद ही कर दी है, सब जानते ही हैं। तो समर्थन मूल्य मिलेगा या नहीं मिलेगा भविष्य में, इस बात पर संशय है कहीं ना कहीं, और बनता भी है वर्तमान की बात करें तो पहला जो कानून था, गवर्नमेंट क्या दे रही है, क्या बता रही है इसके सपोर्ट में, वो हमने बात की। किसान क्या कह रहा है इसकी बात भी हमने की। ठीक है, अब हम दूसरे कानून पे आते हैं। किसान मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक 2020। दूसरे कानून में इसे वैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शॉर्ट में आप समझ लीजिए। अनुबंध, जो किसान है वो अपनी जमीन अनुबंध पे दे देगा किसी भी व्यक्ति को, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को, किसी फर्म के मालिक को, या किसी ओनर को, जमींदार को, कोई भी व्यक्ति जो आए, जो एग्रीमेंट अनुबंध उसके साथ करना चाहता है। अनुबंध में सब कुछ लिखा रहेगा कि कितनी कीमत में वो कितना प्रोडक्शन करेगा, क्या करेगा, कितने में वो बेचेगा मार्केट में ले जाके, ये सब चीजें लिखी रहेंगी। तो वो उसकी जमीन ले लेगा और जो भी कीमत उसको देना है वो उसमें बता देगा कि भाई इतना इतना कीमत हम आपको देंगे जमीन लेके। या फिर एक चीज और हो जाएगी उसमें कि भाई आप फसल उगाओ, इस फसल को हम कितने रेट में लेंगे उसके दाम पहले से तय हो जाएंगे। गवर्नमेंट ये कह रही है कि अगर ऐसा होगा तो किसान का फायदा है, क्योंकि भाई बाद में अगर मूल्य गिरता है तो क्या होगा भाई, किसान को नुकसान नहीं होगा। अनुबंध में जो रेट लिखा हुआ है उसी रेट पे उसकी फसल बिक जाएगी। दूसरी बात क्या है कि भाई अनुबंध होने से वो निश्चिंत हो जाएगा, अपनी जो भी उसको धनराशि मिलनी है खेती से, ठीक है, प्रोडक्शन जो भी हो। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इसमें सामने आती वो है अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट। हमारे देश के किसान इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं कि वो अनुबंध की भाषा को समझ पाएं। अनुबंध जो है, अनुबंध की भाषा जो है वो साधारण भाषा नहीं होती। उसमें का के, की, कू, कहने का मतलब एक शब्द का भी अगर फर्क आ गया तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा उलटफेर हो सकता है एग्रीमेंट में। दूसरी चीज है निपटारा, विवाद का निपटारा। भाई विवाद जो होगा, विवाद अगर खड़ा हो गया किसान के बीच में और जिसके साथ अनुबंध हुआ है उस ठेकेदार के बीच में, तो उसका विवाद कैसे खत्म होगा? अब अगर विवाद के लिए वो जाएगा ब्यूरोक्रेसी के पास, हालांकि ये नियम है कि एसडीएम हर जगह मौजूद रहेगा, ठीक है, लेकिन आप ये समझिए कि भाई जो पूंजीपति ठेकेदार होता है वो एक अच्छा वकील हायर कर सकता है। अच्छा वकील बैठा देगा, उसको पैसे ऐसे दे देगा। किसान बेचारा वकील ही नहीं हायर कर पाएगा एक अच्छा। ले देकर कोई अगर तैयार भी हो गया, भैया चलो हम केस लड़ देंगे आपका, कम पैसे में या बिना पैसे के, तो सवाल ये है कि किसान जो है वो कितने चक्कर लगाएगा कोर्ट के, जहां भी उसका फैसला सुनाया जा रहा है या जहां भी जिस भी ट्रिब्यूनल में उसका केस चल रहा है। भाई आप देखिए सुदूर क्षेत्रों में गांव हैं, वहां से वो रोज रोज आएगा, उसका किराया लगेगा, कैसे वो मैनेज करेगा? और दूसरी बात, वो खेती का भी काम है उसके, अगर वो पिछली फसल के ही विवाद निपटारा में लगा रहेगा तो अपना काम कैसे करेगा वो? पहली बात तो ये उसका काम, और दूसरी बात ये आने जाने का किराया कौन देगा? किराया भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है किसान के साथ में, है ना? तो ये सब चीजें हैं।
अनुबंध जो है, अनुबंध कोई साधारण चीज नहीं है। अनुबंध का जो शब्दावली है वो समझना पड़ता है। एक साधारण किसान के लिए अनुबंध की शब्दावली समझना कठिन काम है, और हमारे यहाँ मुश्किल से 1 या 2% ही किसान ऐसे होंगे जो उसकी एक एक शब्दावली को अच्छे से समझ पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे विवाद निपटारा जो है, इसके चक्कर में किसान पड़ जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर आ जाएंगी। तो कहीं ना कहीं इसमें नुकसान ज़्यादा दिखता है किसान को कि भाई हम इसको कैसे अपना लें, इस कानून की हमें आवश्यकता नहीं, किसान ये कह रहा है। अब हम बात करते हैं तीसरे कानून की। तीसरा कानून क्या है? आवश्यक वस्तु विधेयक 2020। आवश्यक वस्तु विधेयक, इसमें क्या कहा गया है? देखिए, अनाज, दाल, आलू, प्याज और खाद्य तिलहन, ये सभी प्रकार का अनाज जो है कितनी भी मात्रा में व्यापारी, फर्म, कंपनी खरीद सकते हैं। कितनी भी मात्रा में इसका भंडारण कर सकते हैं, इसे इकट्ठा कर सकते हैं और इसकी जमाखोरी भी कर सकते हैं। आप समझ लो, सीधी सी बात है। आपने सबको फ्री कर दिया तो इसमें जमाखोरी बढ़ेगी। एक प्रकार से आम आदमी के लिए भी समस्या है ना भाई। आप कह रहे हो सिर्फ युद्ध या प्राकृतिक आपदा की परिस्थिति में हम जो है इस पर ध्यान देंगे, लेकिन क्या फायदा है इसका? भाई अनाज, दाल, आलू, प्याज और खाद्य तिलहन, प्याज और आलू में तो समय समय पे कुछ ना कुछ ऐसा होता ही रहता है जिससे ये न्यूज़ की हेडलाइन में बनी रहती हैं कि भाई इसमें इतनी प्याज बढ़ गई, इसमें इतनी जमाखोरी हो गई, यहाँ से ये मिला। और आप खुद कह रहे हो कि इसको आप कितना भी जमा कर सकते हो। एक तरफ सरकार का ये भी कहना है कि भाई इससे वेयर हाउसिंग जो है वो बढ़ेगी, वेयर हाउसिंग में वो लोग प्रोडक्ट रखेंगे, अनाज नहीं सड़ेगा। देखिए, गवर्नमेंट का अनाज सड़ता इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं वेयर हाउसिंग की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। आप अच्छी वेयर हाउसिंग की व्यवस्था करो, उसको रखने की व्यवस्था करो। गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए ये 3 कानून बना चुकी है, ऐसा किसान मानते हैं। और इन 3 कानून का विरोध किसान कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमने इसमें बात की, भंडारण की समस्या की बात कर दी, लेकिन गवर्नमेंट इसमें क्या कह रही है? गवर्नमेंट कह रही है कि भाई आपका जो अनाज है वो सीधा सीधा जाएगा और वो भंडार मतलब इकट्ठा वो ले जाके खरीद लेंगे। अब बात ये है ना कि भाई वो तो ले जाएंगे, ठीक है, लेकिन ये जो काला बाजारी वो तो बढ़ जाएगी, आमजन के लिए भी तो समस्या है। और फिर कीमत का निर्धारण जो है वो बड़े पूंजीपति करने लगेंगे, और कीमत का निर्धारण जब पूंजीपतियों द्वारा होगा तो वो उनके फायदे के लिए होगा, वो किसान के फायदे के लिए नहीं करेंगे काम, अपनी कंपनी, अपने फर्म के फायदे के लिए काम करेंगे। तो इसी का विरोध कर रहे हैं किसान ये नहीं कह रहे हैं कि आपने हमें ये 3 कानून बना के बहुत अच्छा काम किया या बहुत अच्छा हमको बेनिफिट दे दिया, नहीं। इसका विरोध इसीलिए हो रहा है, किसान तो ये चाहता था कि एपीएमसी मंडियां बढ़ाई जाएं, इनकी संख्या बढ़ाई जाए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और दूसरी बात, एपीएमसी में जो सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, वो बढ़ाई जाएं। किसान तो ये चाहता है, लेकिन उसकी ये सारी डिमांड्स इनमें कहीं भी नहीं दिखती। यहाँ तो बात हो रही है एक प्रकार से एक बड़ा बाजार खड़ा करने की, जिसकी जो बागडोर है, चाबी है, बड़े पूंजीपतियों के हाथ में होगी, और किसान जो है वो उनके सामने बौना साबित होता दिख रहा है। तो ये सबसे बड़ा खतरा है। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं। गवर्नमेंट ये भी कहती है कि इसके जो परिणाम है वो दूरगामी परिणाम है, लंबे समय बाद इसके परिणाम, अच्छे परिणाम दिखेंगे। लेकिन हमारे देश में ही बिहार आता है। बिहार में 2006 में एपीएमसी मंडियां खत्म कर दी गई थी। दूरगामी परिणाम की अगर बात कर रहे हैं तो 14 साल हो गए। 14 साल एक बड़ा समय होता है। तो 14 साल के दूरगामी परिणाम में बिहार के किसान का कितना विकास हो गया, कितना उसने पैसा कमा लिया और कितना वो रिच बन गया, कितना धनी बन गया, आप सब जानते हैं, आप सब देख चुके हैं। क्योंकि बिहार से ही सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में जो मजदूर थे, खेती और किसानी का काम करते थे, मजदूरी करते थे, खेतों और किसानों में सबसे ज़्यादा पलायन उन्हीं का होता है, सबसे ज़्यादा उन्हीं का होता है। आत्महत्याएं भी खूब हो रही हैं वहाँ पे। ऐसा तो नहीं कि आत्महत्या कम हो गई किसान की, कर्ज में भी डूब रहा है किसान। तो इतनी सारी समस्याएं किसान को हो रही हैं, तो कुछ तो नुकसान हुआ है उसको। अब
दूरगामी परिणाम की बात कर रहे हैं, तो इसका कोई भी एक उदाहरण अगर सरकार दे पाती तो अच्छा होता, जिसमें इस प्रकार के कानूनों का कोई दूरगामी अच्छा परिणाम किसानों के प्रति दिखे। पर ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा। ऐसा अर्थशास्त्री मानते हैं और यही बात वो बताते भी हैं, क्योंकि वो स्टडी करते हैं। भाई उन्होंने केस की स्टडी की, उन्होंने बताया कि बिहार में जब विकास नहीं हुआ, हमारे देश में ही आता है, हम क्यों बाहर जा रहे हैं। तो वहां पे जब एपीएमसी मंडियां खत्म कर दी गई, वहां इतनी समस्या खड़ी हो गई, तो यहाँ तो आपने जो 3 कानून बनाए हैं, ये एक प्रकार से एपीएमसी मंडियों को चैलेंज ही है, जो पूंजीपति देंगे और एक बड़ा मार्केट जब वो खत्म कर देंगे और एक छोटा सा मार्केट उनके सामने रहेगा, तो सीधी सी बात है वो छोटा सा मार्केट जो है एपीएमसी मंडियों के अस्तित्व पे खतरा पैदा कर देगा। तो यही बात बार बार किसान कह रहा है, इसी का विरोध कर रहा है। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं कि भाई लोग बोल रहे हैं ये राजनीति है। देखिए, राजनीति सिर्फ पार्टियां कर सकती हैं, लेकिन जो किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं, अपना घर बार सब छोड़ छाड़ के, है ना, इतने फुर्सत नहीं है वो, उनके पास बहुत सारे काम होते हैं, खेतों में कामों की कमी नहीं है, लेकिन वो बैठे हुए हैं क्यों? क्योंकि बात उनके पेट की है, बात उनके परिवार की है, उनके उस व्यवसाय की है जिसपे वो सदियों से जुड़े हुए हैं, इसीलिए वो उसका विरोध कर रहे हैं। सरकार ने इस बात पर कई बार चर्चा की है किसानों के साथ में, ऐसी बात नहीं कि चर्चा नहीं हुई, मीटिंग नहीं हुई, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन अब तक नहीं निकल पाया है। इसीलिए क्योंकि सरकार तीनों कानूनों में कोई भी बदलाव नहीं करना चाहती, इसी बात से किसान हैरान और परेशान है। तो हम बस इतना चाहते हैं कि इस परेशानी का अंत हो और किसानों के साथ सरकार बैठे, उनकी असली समस्या समझे और इन कानूनों में कुछ बदलाव उनके लिए लाए। किस प्रकार के बदलाव? जैसे कि फसल का जो रेट है वो निर्धारित हो। अगर कोई पूंजीपति फसल का रेट निर्धारित रेट से कम में खरीदता है, तो या तो उसकी वो भरपाई करे किसान को डायरेक्टली, या तो फिर क्या करे कि डील को कैंसिल करे। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन इस प्रकार का कोई कानून कि भाई आप रेट तय करो। अगर आपने रेट 1950 तय किया हुआ है मंडी में, तो वही रेट बाहर का बाजार खड़ा करेंगे पूंजीपति, उनके लिए भी तय होना चाहिए कि भाई तुम भी 1950 में ही लोगे, इससे कम में नहीं लोगे। इससे कम में लोगे तो उसको भरपाई करोगे, किसान को देना पड़ेगा जितना नहीं दे रहे हो। लेकिन इसमें भी एक समस्या है। इसके लिए अगर मान लीजिए उसने कम रेट में खरीदा है, तो किसान को जाना तो पड़ेगा, खटखटाना पड़ेगा दरवाजा किसी ना किसी का। समस्याएं किसान के लिए ही हैं, इसीलिए किसान परेशान है। तो सरकार को इस बात पे विचार करना चाहिए और अर्थशास्त्रियों की बात भी सुननी चाहिए, क्योंकि अर्थशास्त्री भी इसके फेवर में नहीं है। उनको भी इससे कोई बहुत ज़्यादा लाभ किसानों के लिए नहीं दिखाई देता है तो सिर्फ पूंजीपतियों के लिए। धन्यवाद।